आम मई 1946 की एक दोपहर की बात करते हैं। लॉस अलामोस की एक हाईटेक लैब है जहां एक बेहद खतरनाक प्रयोग चल रहा है। हाँ, और वो भी बिना किसी खास सुरक्षा उपकरण के। बिल्कुल। वैज्ञानिक लुइस स्लॉटिन प्लूटोनियम के एक रेडियो एक्टिव गोले पर काम कर रहे हैं और इस भयानक ऊर्जा को कंट्रोल करने के लिए ना उनके हाथ में कोई अत्याधुनिक रोबोटिक मशीन नहीं है, सिर्फ एक साधारण सा पेचकस है। मतलब एक स्क्रू ड्राइवर। हाँ। सिर्फ एक पेचकस। और फिर एक बेहद मामूली सी चूक होती है। वो पेचकस अपनी जगह से थोड़ा सा फिसलता है, ऊपर का आवरण नीचे गिरता है और पूरे कमरे में एक बहुत तेज नीली रोशनी चमक उठती है। बिना किसी आवाज या बड़े धमाके के? बिल्कुल कोई आवाज नहीं। लेकिन उस एक सेकंड के हिस्से में ना उस कमरे में मौजूद उस वैज्ञानिक की मौत तय हो जाती है। ये कोई साइंस फिक्शन फिल्म का सीन नहीं है। नहीं, ये बिल्कुल असलियत है। विज्ञान का वो असली और खौफनाक मुहाना है जिसे द रेजर्स एज कहा जाता है। सही कहा। तो चलिए इस पूरी जानकारी की परतें खोलते हैं। आज के इस गहन विश्लेषण में हम इसी बेहद बारीक और खतरनाक रेखा को समझने जा रहे हैं। और आज जिस रिसर्च और ऐतिहासिक डेटा को हम डिकोड कर रहे हैं ना, उसमें ऐसे 5 खतरनाक वैज्ञानिक प्रयोगों का जिक्र है जो तबाही के बिल्कुल करीब पहुंच गए थे, या फिर सीधे तबाही में ही बदल गए थे। मतलब ये विश्लेषण सिर्फ ये नहीं बताता कि विज्ञान आगे कैसे बढ़ता है, बल्कि ये समझाता है कि वैज्ञानिक सफलता और एक भयानक आपदा के बीच का फासला सिर्फ एक बाल की मोटाई जितना क्यों होता है। और देखिए, इस पूरे डेटा में जो बात सबसे ज्यादा ध्यान खींचती है वो ये है कि ये दुर्घटनाएं महज कोई संयोग या मशीनी खराबियां नहीं थी। अच्छा। हाँ, आज की हमारी इस चर्चा का मुख्य उद्देश्य उस क्यों और कैसे को समझना है। ये साबित करना है कि वैज्ञानिक प्रगति हमेशा अपने साथ इतने गहरे और जन्मजात जोखिम लेकर क्यों आती है। मतलब जब भी ज्ञान की नई सीमा को लांघा जाता है ना, तो खतरा उसका एक स्वाभाविक हिस्सा बन जाता है। समझ रही हूँ। तो एक तरह से इस पूरी समस्या की जड़ ना एक बहुत ही बुनियादी खाई में छिपी है। बिल्कुल। मतलब एक तरफ है इंसान की असीमित महत्वाकांक्षा, वो आग जो कुछ नया या कुछ बहुत बड़ा खोजने के लिए लगातार हमें धकेलती है। और दूसरी तरफ है हमारी समझ, यानी उन ताकतों को सुरक्षित रूप से नियंत्रित करने की हमारी तकनीकी क्षमता। हाँ, अगर एक ऐसे दृश्य की कल्पना की जाए ना जहां आधी रात का समय है और घुप अंधेरे वाले हाईवे पर एक बेहद शक्तिशाली करोड़ों की स्पोर्ट्स कार को पूरी रफ्तार पर दौड़ाया जा रहा है। एक बहुत ही दिलचस्प उपमा है ये। तो इस कार का जो विशाल इंजन है ना, वो इंसान की वैज्ञानिक महत्वाकांक्षा है जो उसे बेतहाशा तेज आगे धकेल रहा है। लेकिन उस कार की हेडलाइट्स हमारी तकनीकी समझ है। सही कहा। इंजन की ताकत तो असीमित है, लेकिन हेडलाइट्स की रोशनी सिर्फ 50 मीटर दूर तक ही जाती है। बिल्कुल। जब कार 200 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ रही हो, तो जब तक हेडलाइट्स की रोशनी में सामने कोई दीवार दिखाई देती है ना, तब तक ब्रेक लगाने का समय ही नहीं बचता। एकदम सही। अगर इसके पीछे के तंत्र को मैं थोड़ा एक्सप्लेन करूं तो समझ में आता है कि ये किसी एक व्यक्ति की लापरवाही का परिणाम नहीं है। जब हम ज्ञान की नई सीमाओं को चुनौती देते हैं, चाहे परमाणु ऊर्जा हो या अंतरिक्ष, तो परिभाषा के अनुसार ही उस क्षेत्र का कोई पूर्व ज्ञान हमारे पास नहीं होता। हाँ, क्योंकि हम तो पहली बार वहां जा रहे हैं। बिल्कुल। हमारी तकनीकी समझ या आपकी उपमा वाली हेडलाइट्स हमेशा उस जानकारी पर आधारित होती हैं जो अतीत में घटित हो चुकी हैं। लेकिन जिस अज्ञात क्षेत्र में वो कार दौड़ रही है, वहां के खतरों का कोई नक्शा पहले से मौजूद नहीं है। ज्ञान के तेजी से बढ़ने और उसे संभालने की धीमी क्षमता के बीच का जो फासला है ना, वही इस जोखिम को जन्म देता है। और यहीं पे बात सच में बहुत डरावनी हो जाती है, क्योंकि अगर हेडलाइट्स काम नहीं कर रही है और कार अंधाधुंध दौड़ रही है, तो दुर्घटना तो तय है। बिल्कुल, गणितीय निश्चितता है। डेमन कोर की जिस घटना का हमने शुरुआत में जिक्र किया था ना, वो इस बात का सबसे ज्वलंत उदाहरण है कि जब गलती सुधारने का कोई समय न मिले तो क्या होता है। हाँ, परमाणु विज्ञान के इतिहास में वो घटना इंसान के अहंकार को चकनाचूर करने वाला एक बहुत बड़ा सबक है। वहां जो कुछ हुआ, उसकी भौतिकी और मनोविज्ञान दोनों ही हैरान करने वाले हैं। तो चलिए इस घटना की कार्यप्रणाली को थोड़ा और स्पष्ट करते हैं। लॉस अलामोस में वैज्ञानिक प्लूटोनियम के एक कोर के साथ ये जांच कर रहे थे कि वो किस बिंदु पर सुपर क्रिटिकल हो जाएगा। हाँ। इसके लिए वो बेरिलियम के 2 आधे गोलों का इस्तेमाल कर रहे थे, जिन्हें रिफ्लेक्टर कहा जाता है। ऊपर वाले गोले को धीरे धीरे नीचे लाया जा रहा था। और इस पूरी प्रक्रिया को नियंत्रित करने के लिए वो किसी मशीन का नहीं, बल्कि
एक पेचकस की नोक का सहारा ले रहे थे और जैसे ही वो पेचकस फिसला, ऊपर का आवरण पूरी तरह बंद हो गया। और भौतिकी के स्तर पर उसी मिलीसेकंड में सब कुछ नियंत्रण से बाहर हो गया। इसे समझना बहुत जरूरी है कि ये काम कैसे करता है। बताइए। होता क्या है ना, प्लूटोनियम का कोर लगातार न्यूट्रॉन बाहर फेंक रहा होता है। बेरिलियम के आवरण का काम था उन न्यूट्रॉन्स को वापस कोर के अंदर धकेलना, यानी रिफ्लेक्ट करना। अच्छा। तो जब तक पेचकस लगा था, थोड़ी सी जगह खुली थी। सही कहा। और वहां से न्यूट्रॉन बाहर निकल रहे थे, जिससे रिएक्शन स्थिर था। लेकिन जैसे ही आवरण पूरी तरह गिरा, वो सारे न्यूट्रॉन वापस प्लूटोनियम के अंदर जाने लगे। बाप रे। हर एक न्यूट्रॉन ने टकराकर और न्यूट्रॉन पैदा किए। ये एक घातीय श्रृंखला अभिक्रिया थी, मतलब एक्सपोनेंशियल चेन रिएक्शन, जो तुरंत शुरू हो गई। तो ये पानी के पाइप में होने वाले किसी धीमे रिसाव जैसा नहीं था जिसे देखकर बंद किया जा सके? बिल्कुल नहीं। प्रकाश की गति से न्यूट्रॉन्स की बमबारी हुई और वो नीली चमकना हवा के आयनीकरण के कारण पैदा हुई थी। स्लोटन ने तुरंत आवरण हटा दिया, लेकिन तब तक जानलेवा रेडिएशन उनके शरीर को भेज चुका था। लेकिन एक मिनट, मेरे दिमाग में एक बहुत बड़ा सवाल आ रहा है। ये दुनिया के सबसे तेज और बेहतरीन वैज्ञानिक दिमाग थे ना? हाँ, जिन्होंने परमाणु बम डिजाइन किया था। तो वो भौतिकी के नियमों को तो किसी भी आम इंसान से बेहतर जानते थे। उन्हें पता था कि गलती की कोई गुंजाइश नहीं है। फिर वो इतने उच्च जोखिम वाले प्रयोग में एक साधारण पेचकस पर निर्भर ही क्यों रहे? मतलब क्या ये उनका अति आत्मविश्वास था? देखिए, अति आत्मविश्वास शब्द इस स्थिति की पूरी गंभीरता को बयान नहीं कर सकता। इसके पीछे ना एक बहुत ही गहरा मानव मनोविज्ञान काम करता है। अच्छा, वो क्या है? इसे कहते हैं नॉर्मलाइजेशन ऑफ डिविएंस, यानी विचलन का सामान्यीकरण। जब कोई व्यक्ति लगातार एक बेहद खतरनाक माहौल में काम करता है और लंबे समय तक कोई दुर्घटना नहीं होती, तो उसका दिमाग उस खतरे को सामान्य मान लेता है। अच्छा, मतलब आदत पड़ जाती है। बिल्कुल। स्लोटन ने वो प्रयोग दर्जनों बार उसी पेचकस के साथ किया था। हर बार वो सफल रहे तो उनके दिमाग ने मान लिया कि यह तरीका सुरक्षित है। ये तो वैसा ही है ना जैसे रोजाना बिना हेलमेट के तेज रफ्तार में बाइक चलाना। क्योंकि कल एक्सीडेंट नहीं हुआ था, इसलिए दिमाग को लगता है कि आज भी कुछ नहीं होगा। एकदम सटीक उदाहरण है। दबाव भरे माहौल में बड़े से बड़ा जीनियस भी इस मनोवैज्ञानिक कमजोरी का शिकार हो जाता है। तो डेमिन कोर के मामले में कोई मशीन खराब नहीं हुई थी? नहीं, वहां उस सुरक्षा प्रोटोकॉल को नजरअंदाज करने की मानवीय प्रवृत्ति ने ही तबाही को जन्म दिया। तो डेमिन कोर की घटना से ये तो साफ हो गया कि इंसानी मनोविज्ञान दबाव में टूट जाता है। तो क्या इसका समाधान ये है कि हम इंसानों को हटाकर पूरी तरह से विशाल मशीनों पर निर्भर हो जाएं? ऐसा लगता तो है, लेकिन शायद ऐसा नहीं है। हाँ, क्योंकि जब हम पार्टिकल कोलाइडर्स जैसी महाविशाल मशीनें बनाते हैं तो हम इंसानी गलती को खत्म नहीं करते, बल्कि जटिलता का एक ऐसा नया जाल बुन लेते हैं जो और भी ज्यादा खतरनाक हो सकता है। बिल्कुल, ये मशीनें आधुनिक इंजीनियरिंग का बहुत बड़ा चमत्कार हैं। लेकिन जटिलता के सिद्धांत को समझने के लिए इनसे बेहतर कोई और उदाहरण नहीं है। उदाहरण के लिए लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर या LHC को ही लें। यह धरती के नीचे 27 किलोमीटर लंबी सुरंग में फैली $1 अरबों की मशीन है, जिसमें ब्रह्मांड के सबसे छोटे कणों को प्रकाश की गति से टकराया जाता है। हाँ, और इसे ना मैं एक ऐसे खेल की तरह देखती हूँ जिसमें लाखों डोमिनोज एक लंबी लाइन में खड़े हों। अगर एक भी डोमिनोज अपनी जगह से थोड़ा सा भी हिल जाए ना, तो पूरी लाइन धड़ाम से गिर जाती है। और रिसर्च के डेटा में एक ऐसी ही घटना का जिक्र है जिसने इस विशाल मशीन को महीनों के लिए बंद कर दिया था। और उसका कारण कोई बहुत बड़ा धमाका नहीं था, बल्कि एक बेहद छोटी सी खराबी थी। इसे कैस्केडिंग फेलियर कहते हैं। जब सिस्टम इतना बड़ा होता है ना, तो उसके विफल होने के बिंदु लाखों में होते हैं। 2008 में LHC में यही हुआ था। तो असल में हुआ क्या था उस दुर्घटना में? मैं एक्सप्लेन करता हूँ। इस 27 किलोमीटर लंबी मशीन में हजारों विशाल सुपर कंडक्टिंग चुंबक लगे हैं, जिन्हें -271 डिग्री सेल्सियस पर ठंडा रखा जाता है। बाप रे, ये तो अंतरिक्ष की निर्वात से भी ज्यादा ठंडा है। हाँ बिल्कुल। तो इन चुंबकों के बीच हजारों इलेक्ट्रिकल कनेक्शंस होते हैं। 2008 में 2 चुंबकों के बीच का सिर्फ एक छोटा सा इलेक्ट्रिकल कनेक्शन, जो शायद 1 मिलीमीटर का हिस्सा था, उसमें थोड़ी सी खराबी थी। सिर्फ 1 मिलीमीटर? हाँ, और उस खराबी की वजह से वहां प्रतिरोध पैदा हुआ। और जहां प्रतिरोध होता है वहां गर्मी पैदा होती है। एकदम सही। वहां 11,000 एम्पियर का करंट बह रहा था। उस छोटे से कनेक्शन में पैदा हुई गर्मी ने आसपास मौजूद तरल हीलियम को उबाल दिया। ओहो। और वो तरल हीलियम तुरंत गैस में बदल गई।
जब हीलियम गैस में बदलती है तो उसका आयतन सैकड़ों गुना बढ़ जाता है। कुछ ही सेकंड में उस पाइप के अंदर इतना भयानक दबाव बन गया कि उसने कई टन वजनी चुम्बकों को उखाड़ फेंका। मतलब 1 मिलीमीटर के एक खराब टांके ने अरबों डॉलर की मशीन के इतने बड़े हिस्से को तबाह कर दिया। यही जटिलता का सबसे बड़ा खतरा है। अक्सर ये मान लिया जाता है कि उन्नत तकनीक हमेशा सुरक्षित तकनीक होती है, लेकिन ऐसा है नहीं। सिस्टम जितना जटिल होगा, उसके हिस्से एक दूसरे पर उतनी ही गहराई से निर्भर होंगे। विशाल आकार रोक जोखिम को खत्म नहीं करता, वो जोखिम को सिर्फ छुपा देता है। मतलब एक पेचकस के फिसलने की जगह अब हम लाखों तारों में से किसी एक के जलने का इंतजार कर रहे होते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। मशीनें बहुत जटिल होती हैं और खतरे छिपे होते हैं, ये बात तो समझ आती है। लेकिन क्या होता है जब इस जटिलता के बीच इंसानी जल्दबाजी भी शामिल हो जाए? वो तो और भी खतरनाक है। हाँ, मतलब जब लोग ये जानते हुए भी कुछ जरूरी कदम छोड़ दें कि इसके परिणाम घातक हो सकते हैं। यहाँ से हमारी चर्चा ना रॉकेट इंजीनियरिंग की ओर मुड़ती है, और जो तथ्य सामने आते हैं वो सच में रोंगटे खड़े कर देने वाले हैं। नियंत्रित बम है। बिल्कुल, एक उड़ता हुआ बम। आप हजारों गैलन अत्यधिक ज्वलनशील ईंधन को धातु के एक ढांचे में भरकर उसमें आग लगा रहे हैं। सारी इंजीनियरिंग इस बात पर निर्भर करती है कि वो विस्फोट बस नीचे की तरफ हो और ढांचे को ना फाड़े। और इस प्रक्रिया में दबाव, तापमान और कंपन अपनी चरम सीमा पर होते हैं। लेकिन यहाँ एक तीखा सवाल उठता है। रॉकेट बनाने वाले दुनिया के सबसे बेहतरीन एरोस्पेस इंजीनियर होते हैं ना, हाँ। उन्हें पता है कि टेस्टिंग का एक एक चरण कितना जरूरी है। फिर भी ऐतिहासिक दुर्घटनाओं में देखा गया है कि टेस्टिंग को दरकिनार किया गया और शॉर्टकट्स लिए गए। क्या रेस जीतने का या डेडलाइन पर काम खत्म करने का दबाव इतना बड़ा हो सकता है कि कोई जानबूझकर मौत को न्योता दे? नवाचार की दुनिया का ये सबसे कड़वा सच है। इस उद्योग में हमेशा दो विपरीत ताकतों का भारी टकराव होता है। वो कैसे? एक तरफ है सफलता पाने की जल्दबाजी, जिसमें निवेशकों का पैसा है, राजनीतिक दबाव है और दुनिया के सामने खुद को साबित करने की होड़ है। और दूसरी तरफ है सुरक्षा परीक्षणों की बेहद उबाऊ और लंबी प्रक्रिया। जब दबाव बढ़ता है तो वही नॉर्मलाइजेशन ऑफ डिविएंस फिर से हावी हो जाता है। लेकिन गुरुत्वाकर्षण और ऊष्मागतिकी के नियम तो किसी डेडलाइन की परवाह नहीं करते ना? और यही वो बात है जिसे शॉर्टकट लेने वाले भूल जाते हैं। स्पेस शटल चैलेंजर की दुर्घटना को ही लें। वहां समस्या ओरिंग नाम के एक रबर सील में थी। हाँ, मैंने सुना है इसके बारे में। डिजाइनरों को पता था कि ये सील ठंडे तापमान में कठोर हो जाती है, लेकिन लॉन्च की सुबह बेहद ठंडी होने के बावजूद दबाव में आकर लॉन्च को नहीं रोका गया। और नतीजा वही हुआ जो भौतिकी के नियमों के हिसाब से होना था। बिल्कुल। रबड़ के कठोर होने की वजह से वहां एक गैप बन गया, जिससे हजारों डिग्री गर्म गैस बाहर निकल गई। उसने बाहरी ईंधन टैंक को जला दिया और पूरा का पूरा शटल हवा में एक आग के गोले में बदल गया। बाप रे। इंजीनियरिंग में कोई भी शॉर्टकट वास्तव में भौतिकी के नियमों के साथ एक समझौता होता है, और भौतिकी कभी हार नहीं मानती। सही बात है। और जब वो रॉकेट आसमान में फटता है ना, तो वो सिर्फ मशीन की विफलता नहीं होती, वो उस पूरी कार्यप्रणाली की विफलता होती है जिसने उस जल्दबाजी को जन्म दिया। एकदम सही विश्लेषण है ये। चलिए, अब तक हम उन प्रणालियों की बात कर रहे थे जिन्हें इंसान ने खुद डिजाइन किया है, चाहे वो परमाणु बम हो, कोलाइडर हो या रॉकेट। लेकिन रिसर्च के आखिरी हिस्से में ना एक और बेहद दिलचस्प विफलता का जिक्र है। इकोसिस्टम वाली विफलता। हाँ, ये तब हुआ जब इंसान ने उस सबसे जटिल प्रणाली की नकल करने की कोशिश की जिसे उसने नहीं बनाया है, यानी प्रकृति और हमारा इकोसिस्टम। ये शायद विज्ञान के इतिहास में इंसान के अहंकार को सबसे बुरी तरह तोड़ने वाला अनुभव था। 1990 के दशक में बायोस्फीयर 2 नाम का एक प्रयोग किया गया था। पृथ्वी की जटिल जीवन समर्थन प्रणालियों को कृत्रिम रूप से एक बंद कांच के गुंबद में बनाने की कोशिश की गई। इसके अंदर एक छोटा सा जंगल, समुद्र, दलदल और कृषि भूमि बनाई गई और कुछ लोगों को सील कर दिया गया। उद्देश्य ये था कि अगर हम मंगल ग्रह पर जाएंगे तो अपना इकोसिस्टम कैसे चलाएंगे। लेकिन कुछ ही समय बाद ये प्रयोग भयानक रूप से विफल होने लगा। हाँ, ऑक्सीजन का स्तर तेजी से गिरने लगा, कार्बन डाइऑक्साइड खतरनाक रूप से बढ़ गई और पूरा संतुलन बिगड़ गया।
ये बात मुझे सच में बहुत हैरान करती है। क्यों? मतलब हम सटीक गणित लगाकर मंगल ग्रह पर एक रोवर तो उतार सकते हैं, लेकिन धरती पर ही एक बंद कमरे में कुछ पौधों और मिट्टी का संतुलन नहीं संभाल पाते। क्या ये सिर्फ हमारी इंजीनियरिंग की हार है या प्रकृति की बुद्धिमत्ता की जीत? इस पूरी विफलता का मुख्य कारण ये था ना कि हम प्रकृति को भी एक रैखिक मशीन की तरह देखने की गलती करते हैं। रैखिक मशीन और प्रकृति के इकोसिस्टम में क्या फर्क है? मैं एक्सप्लेन करता हूँ। जैसे एक घड़ी और एक बिल्ली का उदाहरण लेते हैं। घड़ी एक जटिल लेकिन रैखिक प्रणाली है। आप उसके पुर्जे अलग कर सकते हैं और वापस जोड़ेंगे तो वो फिर से काम करने लगेगी। हाँ, क्योंकि वो एक मशीन है। लेकिन बिल्ली एक जटिल अनुकूली प्रणाली है। अगर आप एक बिल्ली के पुर्जे अलग करेंगे तो आप उसे वापस नहीं जोड़ सकते, क्योंकि पुर्जे अलग होते ही वो मर जाएगी। जीवन प्रणालियां सिर्फ अलग अलग हिस्सों का जोड़ नहीं होती, वे लगातार एक दूसरे के अनुकूल होती रहती हैं। तो फिर बायोस्फीयर 2 में असल में क्या गड़बड़ हुई थी? बनाने वालों ने सोचा कि उन्होंने सभी चरों का हिसाब लगा लिया है, कितने पौधे ऑक्सीजन देंगे और इंसान कितनी कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ेंगे। लेकिन उन्होंने उस कंक्रीट के ढांचे को नजरअंदाज कर दिया जिससे वो इमारत बनी थी। अच्छा, कंक्रीट ने क्या किया? कंक्रीट के सूखने की प्रक्रिया लगातार हवा से कार्बन डाइऑक्साइड को सोख रही थी, और उसी समय मिट्टी में मौजूद अति सक्रिय सूक्ष्म जीवों ने अनुमान से कहीं ज्यादा ऑक्सीजन खाना शुरू कर दिया। अरे वाह, मतलब प्रकृति ने कुछ ऐसे पत्ते चल दिए जो उनके गणितीय मॉडल में थे ही नहीं। सटीक बात है। लाखों सालों के विकास ने हवा, मिट्टी, पानी और जीवों के बीच एक ऐसा गहरा नेटवर्क बनाया है जिसे इंसान के कुछ समीकरणों में नहीं बांधा जा सकता। इकोसिस्टम को एक इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट मानना इंसान की सबसे बड़ी भूल है। हमारी तकनीकी हेडलाइट्स उस जटिलता को देखने के लिए बनी ही नहीं है। मतलब हम एक ऐसी विशाल पहेली को सुलझाने की कोशिश कर रहे थे जिसके आधे से ज्यादा टुकड़े हमारे पास मौजूद ही नहीं थे। बिल्कुल। तो अगर हम आज की इस पूरी चर्चा को एक जगह समेटे ना, तो एक तस्वीर बहुत साफ उभर कर आती है। हमारी अंधी दौड़ती महत्वाकांक्षा, डेमन कोर का वो जानलेवा पेचकस, पार्टिकल कोलाइडर्स की भयानक जटिलता, रॉकेट प्रोग्राम्स में टेस्टिंग को नजरअंदाज करना और प्रकृति की नकल करने का हमारा अहंकार, सब एक ही दिशा में इशारा करते हैं। हाँ, ये सारा डेटा हमें यही बताता है कि विज्ञान सिर्फ ज्ञान इकट्ठा करने या नई मशीनें बनाने की फैक्ट्री नहीं है। हर नई छलांग से पहले ये देखना बहुत जरूरी है कि हम अपना अगला कदम कहाँ रख रहे हैं। ज्ञान की खोज में विनम्रता और बुद्धिमत्ता का होना कोई दार्शनिक विचार नहीं है, बल्कि ये खुद को बचाने की सबसे बड़ी शर्त है। ये बात 100% सच है। विज्ञान और तकनीक हमें असीमित ताकत देते हैं, लेकिन उस ताकत का इस्तेमाल कब करना है, कैसे करना है और सबसे जरूरी बात, कब उसे रोकना है, ये सिर्फ हमारी बुद्धिमत्ता ही तय कर सकती है। तो इस लंबे और गहरे विश्लेषण के बाद अंत में हमारे लिए आगे सोचने को क्या रह जाता है? देखिए, आज हमने जिन भी विनाशकारी विफलताओं की बात की ना, उनमें एक समानता है। वे सभी बहुत ही भौतिक और साफ दिखाई देने वाली विफलताएं थीं। हाँ, जैसे डेमन कोर का चमकना या मशीन का धमाके से टूटना। बिल्कुल। आसमान में रॉकेट का फटना या पौधों का मुरझा जाना, इन सब को आंखों से देखा जा सकता है। लेकिन ये पूरी चर्चा ना एक बहुत ही गहरा और डरावना सवाल खड़ा करती है। वो क्या? जरा सोचिए, अगर यही बिना समझे आगे बढ़ने की जल्दबाजी आज हम उन अदृश्य तकनीकों में कर रहे हैं जो भौतिक रूप से दिखाई नहीं देती। अच्छा, जैसे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या जेनेटिक इंजीनियरिंग? एकदम सही। इन क्षेत्रों में जब कोई बड़ी गलती होगी ना, तो कोई कान फाड़ देने वाला धमाका नहीं होगा। तो क्या ऐसा हो सकता है कि इन अदृश्य क्षेत्रों में जब तक हमें अपनी किसी विनाशकारी विफलता का एहसास होगा, तब तक उस दौड़ती हुई स्पोर्ट्स कार के ब्रेक पूरी तरह फेल हो चुके होंगे? बाप रे! और उसे रोकने के लिए शायद बहुत देर हो चुकी होगी। ये वो खामोश लेकिन खतरनाक विचार है जिस पे सच में बहुत गहराई से मंथन करने की जरूरत है। और इसी सवाल के साथ द रेजर्स एज के इस गहन विश्लेषण को हम यहीं विराम देते हैं। ज्ञान की इस बारीक रेखा और इन अदृश्य खतरों पर विचार करते रहिए।